हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए पुनः यूपी पीसीएस 2023 के उद्देश्य से पीसीएस सीसैट के मैथ के प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। उम्मीद करता हूं कि यह आपके आने वाले एग्जाम में आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। कह रहा है कि अधोलिखित में कौन विषम संख्या है। ठीक है, अधोलिखित में कौन सी विषम संख्या है, हमसे यही कह रहा है। तो विषम संख्या वह होती है, इकाई अंक को हम देखेंगे कि जो 2 से विभाजित नहीं होगी या सम संख्या से विभाजित नहीं होगी, 2 4 6 8 इन सम संख्याओं से जो विभाजित नहीं होगी वही विषम संख्या कहलाएगी। तो आप ऑप्शन 1 को ध्यान से देखिए तो इसके लास्ट में 1 लिखा है। तो 1 एक ऐसी संख्या है जो कि 2 से कभी भी विभाजित नहीं होगी। 6 है, ये होती है, 2 3 6, 0 भी है, 0 या 2 से, जैसे 60 है तो 2 से होगा 30 बार, 16 है, 6 है। ठीक है, तो ये पहचानने का एक तरीका है। तो हमने देखा कि जो ऑप्शन ए है यह हमारी एक विषम संख्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी चल रही है। उसे 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? हमसे यही प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए मित्रों, आप ध्यान देंगे कि रेलगाड़ी आपकी मीटर में है लंबी, ठीक है, और आपका जो पुल है वो भी 132 मीटर लंबा है, जो कि मीटर में ही है। तो हम जो चाल दिया हुआ है, चाल को हम आपका मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। ठीक है, चाल को आपके मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, देखिए 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा से हम मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 5/18 से गुणा कर देंगे, और यही जब मीटर पर सेकंड में हो उससे हमें किलोमीटर प्रति घंटा प्राप्त करना हो तो हम 18/5 से गुणा कर देंगे, किसमें, चाल में। ठीक है, देखिएगा 36 है, 36 में 5/18 से गुणा कर दिया, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, आपकी क्या आ गई, चाल। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, हमसे समय पूछ रहा है तो समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, इसी फार्मूले पे हम रखेंगे। तो दूरी क्या है, तो दूरी सदैव याद रखिएगा कि जब रेलगाड़ी का प्रश्न आएगा तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है, जितनी लंबी रेलगाड़ी होती है वह यानी 110 मीटर प्लस, अगर वह किसी प्लेटफॉर्म को, किसी पुल को पार करती है तो वह प्लेटफॉर्म, वह पुल जितना लंबा होता है वो दोनों को मिलाकर उसकी दूरी मानी जाती है। ठीक है, समय बराबर हमारी दूरी हो गई 110 मीटर रेलगाड़ी की, हो गई 132 मीटर लंबे पुल की हो गई, ये हमारी हो गई दूरी। चाल हमें दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप इसे जोड़ दीजिए तो ये हो गया आपका, आएगा आपका ये 24.2 सेकेंड। ठीक है, 24.2 सेकेंड, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। यदि a/3 इक्वल टू b/4 इक्वल टू c/7 तो a प्लस बी प्लस c/c का मान क्या होगा? ठीक है, तो देखिए मित्रों, जब इस तरीके से प्रश्न दिया होता है, ठीक है, तो इसके बराबर हम कोई नियतांक मान लेते हैं। ठीक है, के मान लिए नियतांक, तो a बराबर 3k, b बराबर 4k और c बराबर 7k। ठीक है, अब मान रख दीजिए इसमें, तो ये हो गया आपका 3k प्लस 4k प्लस 7k अपान c का मान 7k। तो 4 3 4 7 7 14k अपान 7k। ठीक है, के से के कट गया, 7 दूनी 14, यानी आपका उत्तर आ गया 2, ऑप्शन बी आपका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। ए तथा बी की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है तथा उसके मासिक व्यय 7:9 के अनुपात में है।
यदि दोनों ही ए और बी 50 रुपए प्रतिमाह बचत करते हैं तो ए की मासिक आय कितनी होगी, यही हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए जो आय में है तो इसको किसी नियतांक के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो ए की जो मासिक आय है, देखिए हाँ मित्रों, बचत क्या होता है, बचत होता है जो हमारे आय है यानी कमाई है, अगर कमाई से हम व्यय को निकाल दें, हमने 100 रुपए कमाया, 80 रुपए व्यय किया तो बचा कितना, 20 रुपए। तो यानी कि बचत क्या होती है, बचत होती है आय में से व्यय को घटा देते हैं तो बचत प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो a अपान बी इक्वल टू दिया है आपका 4/5, इसको हम नियतांक के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, नियतांक के रूप में मान लेते हैं, तो यानी कि a बराबर 4k और b बराबर 5k, ये हो गया आपका आय। इसी तरीके से a का जो व्यय है वो हो जाएगा आपका 7k और b का व्यय जो है वो 9k। ठीक है, अब हमने क्या, सॉरी यहाँ पे नियतांक बदल दीजिएगा मित्रों। ठीक है, तो चलिए इसे p कर देते हैं, 7p और 9p। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं कि बचत निकालते हैं, तो बचत बराबर हमने क्या कहा, आय ए के लिए, तो बचत क्या हुआ इसका, 4k दिया है इसकी आय, 7p इसकी व्यय बराबर 50 रुपी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक, फिर 5k बी के लिए, 5k माइनस 9p इक्वल टू 50 रुपी, यह इक्वेशन नंबर 2 हमें मिला किसका, बी के लिए। ठीक है मित्रों, देखिए हमसे पूछ रहा है ए की मासिक आय, मासिक आय को हमने के नियतांक के रूप में माना हुआ है, यही जो 4/5 है यही तो मासिक आय है। तो ठीक है, तो के वाले को हमें रखना है, पी वाले को कैंसिल करना है। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 में हम 9 से और इक्वेशन नंबर 2 में 7 से गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो देखिएगा ये हो जाएगा आपका 9 चौक 36 के माइनस 963 बराबर 450, और यह हो जाएगा आपका 7 बचे 35 के माइनस 63 बराबर 7 बचे 35 350। ठीक है, अब इसके साइन चेंज कर दीजिए, साइन चेंज कर दिए तो ये 63p कट गया, यहाँ पे 36 के में से 35 के गया आया 1 के बराबर 450 में से 350, 450 में से 350 गया आया 100, यानी के बराबर आ गया 100। तो ए का जो आय दिया था, ए की जो आय दिया था वो 4k थी, तो के बराबर 100 है, के बराबर 100 है, तो यानी कि ए की आय कितनी आ गई, 400 आ गई। ठीक, ए की आय कितनी आ गई, 400 आ गई, ऑप्शन ए आपका सही है। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं, यदि दोनों में से 8 घटा दिया जाए तो वे 4:5 के अनुपात में हो जाती हैं, तो संख्याएं होंगी, कौन कौन सी वो संख्या होगी यही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, इनको हम नियतांक के साथ लिख लेते हैं, 5k/6k के अनुपात में है, यदि दोनों में से 8 घटा दिया जाए, ठीक है मित्रों, तो ये नए अनुपात में हो जाती हैं, 4/5 के अनुपात में हो जाती हैं। ठीक, चलिए यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 13 को गुणा कर देते हैं, ते हो गया आपका 5 से 25 के माइनस 40 बराबर 6 चौक 24 के माइनस 32। ठीक है, इसको इधर पंचांतर कर देते हैं, इसको इधर पंचांतर कर देते हैं, तो 25 के माइनस 24 के बराबर माइनस 32 प्लस 40। ठीक, तो के बराबर 25 में से 24 गए 1, तो यानी के बराबर 8। ठीक है, के बराबर 8 आ गया, संख्याओं का अनुपात कितना था, 5 के और 6 के, यही तो था, तो इसमें आप गुणा कर दीजिए, 5 के का मतलब हो गया 5 गुणे 8 बराबर 40, और दूसरी संख्या है 6 के, 6 गुणे 8 बराबर 48। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, संख्या 40 और 48 होगी, ऑप्शन ए सही होगा। ठीक, नेक्स्ट, यदि 2x माइनस 1/2x बराबर 6 दिया है तो 4x² प्लस 1/4x² का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है मित्रों, इस तरीके की जब भी कोई संख्या दी गई होगी तो देखिए उसके लिए आप एक कार्य करिएगा, 2x माइनस 1/2x दिया है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, अब इसको ओपन कर दीजिए, तो ओपन करेंगे तो 2x का हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस
ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab ए बी, ठीक, बराबर 36। यहाँ पे 2x से 2x कट गया, तो यहाँ पे आप गौर करेंगे तो ये आएगा आपका 4x का स्क्वायर, दो दूनी चार, 4x स्क्वायर धन 1/4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर धन 1/4 माइनस 2 बराबर 36, ठीक है। तो अब इधर जो -2 है ये इधर आ जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, तो इसके बराबर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/4x स्क्वायर बराबर 36 धन 2 बराबर 38, ठीक। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट। व्यंजक x प्लस वाई का क्यूब प्लस x माइनस वाई का होल क्यूब का गुणनखंड क्या होगा, ठीक है। चलिए इसको हम ओपन कर देते हैं। x प्लस वाई का होल क्यूब और x माइनस वाई का होल क्यूब, यह एक फार्मूला ही है, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब हमने पढ़ा ही है। चलिए a प्लस बी यानी x प्लस वाई का होल क्यूब, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy कोष्टक में x प्लस वाई प्लस x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy कोष्टक में x माइनस वाई, ठीक। चलिए इसको पूरा ओपन कर देते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। फिलहाल चलिए इसका गुणा इसमें करिए तो ये हो गया आपका 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर प्लस x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 3xy स्क्वायर, ठीक। यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3xy स्क्वायर। आप गौर से देखिएगा तो यह और यह कट रहा है, ये कट रहे हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ हो गया एक एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, ये हो गया आपका 2x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर, 3xy स्क्वायर हो गया आपका 6xy स्क्वायर, ठीक। इसमें से आप मित्रों 2x कॉमन ले लीजिए, 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर प्लस 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 2 3 6, यहाँ 3 आ जाएगा, x से निकल जाएगा, कॉमन हो जाएगा y स्क्वायर, यानी कि आपका आएगा 2x कॉमन लेने पे x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन डी देखिए आपका मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट। अधोलिखित भिन्नों का आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर हमसे पूछ रहा है। ओके, तो देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बहुत इजी तरीका है कि आप इनको तुरंत भाग दे दिया कीजिए, ठीक है, इनमें तुरंत भाग दे दीजिए। वैसे भी ये ऊपर छोटी संख्या है तो दशमलव में ही आएंगी। ये हो गया 0, 8 तिरिक 24, 6, 0, 8 सत्ते 56, 4, 8 पंच 40, ठीक है, एक हो गया, ये संख्या आ गई। दूसरा देखिए, दशमलव 0, 5 छक 30, ठीक है, दशमलव 6 आ गया। फिर देख लीजिए, दशमलव 0, 3 छक 18, 2, फिर 3 छक 18, 3 छक 18, इसमें हम 2 जीरो बढ़ा ले रहे हैं, ठीक है, 600। और एक संख्या आपकी और आ गई, यहाँ पे देखिए 1/2, तो 1/2 का होता है आपका 0.5, ठीक है मित्रों। चलिए इसको हम 2 जीरो और बढ़ा दे रहे हैं, तो आप देखिएगा दशमलव को नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ पे है 375, यहाँ पे है 600, यहाँ पे है 666, यहाँ पे है 500। हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटी संख्या 375, 375 का कौन सा भिन्न था, 3/8, ठीक। फिर इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी, फिर देखिए 500, 500 मतलब 1/2। फिर देखिए कौन सी है 600, 600 का मतलब हुआ 3/5, ठीक। फिर देखिए 666, 666 में कौन सा है 2/3। और आप देखिए कि ये वाला किस ऑप्शन में मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए नेक्स्ट। यदि x तथा y धनात्मक पूर्णांक हैं
जो समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 11 को संतुष्ट करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा, हमसे मित्रों यही पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को जब हम सॉल्व करते हैं, ऐसे प्रश्न जब भी एग्जाम में आते हैं, तो इनको सॉल्व करने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है कि जैसे यहाँ पे 11 दिया है, 11 एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। अगर यहाँ कोई सम संख्या होगी तो उसका हम गुणनखंड करते हैं, यहाँ पे अभाज्य है तो इसका भी एक गुणनखंड करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को देखेंगे तो हम जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में फार्मूला कुछ याद किए हुए हैं, तो उसी तरीके से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक हो जाता है आपका एक्स माइनस वाई, दूसरे कोष्टक में एक्स प्लस वाई, ठीक है। जिस तरीके से इसके दो गुणनखंड हैं, उसी तरीके से अगली संख्या का भी हम गुणनखंड कर देते हैं, तो एक गुणे 11 कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा मित्रों, जब x माइनस वाई को हम मान लेते हैं कि x माइनस वाई का जो यहाँ पे वैल्यू है वह 1 है और x प्लस वाई की वैल्यू है 11। अब आप कहेंगे कि x माइनस वाई को 11 क्यों नहीं मान ले रहे हैं, x प्लस वाई को 1 क्यों नहीं मान ले रहे हैं। तो देखिए हमें प्रश्न की प्रकृति देख के भी पता चलता है कि दो संख्याओं का जो आपस में अंतर है वो कम आएगा, तो x माइनस वाई बराबर 1 हो गया और दो संख्याओं को जोड़ने पे उनका मान अधिक आएगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 11 कर लिए, ठीक है। अब क्या करिए कि दोनों से x और y का मान निकाल लीजिए, ठीक। तो ये इक्वेशन नंबर पहला, ये इक्वेशन नंबर दूसरा, पहला और दूसरा इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, इन्हें जोड़ देते हैं, ठीक है। इन्हें जोड़ देते हैं तो यह कट गया, तो यह आ गया आपका 2x, ओके। 2x बराबर 11 और 1 12 आ गया, तो x बराबर आ गया आपका 6, ठीक है। x बराबर 6 आ गया, यह मान हम इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, जहां पे कह रहा है x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो x का मान दिया है 6 माइनस वाई बराबर 1, तो हम इनको पंचांतर कर देते हैं एक दूसरे की तरफ, आपस में पंचांतर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 1 बराबर y, ठीक है। तो y बराबर 5 आ गया, ठीक। x बराबर 6 आया है, y बराबर 5 आया है, तो हमसे कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर, तो एक्स स्क्वायर 6 का स्क्वायर धन वाई स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 36 धन 25, ठीक है। 36 धन 25 आपका 61 आएगा, ठीक। 61 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा, ओके। नेक्स्ट, एक घन के प्रत्येक कोर को 50% बढ़ा दिया जाता है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितने की होगी, हमसे यही पूछ रहा है। यह हो गया हमारा घन, ठीक है। ये हो गया हमारा घन। इस घन में कह रहा है कि इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि इस एक क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ठीक है। किसी एक पृष्ठ की बात कर रहा है, इसके क्षेत्रफल की बात कर रहा है, ठीक है, बाकी हिस्सों की बात नहीं कर रहा, ओके। तो देखिए मित्रों, इसके लिए एक फार्मूला भी है और बाकी एक दूसरा तरीका भी बता देंगे। देखिए फार्मूला है, फार्मूला क्या है कि एक्स वाई अपान 100, ठीक। जैसे कि प्लस में है, बढ़ाया जाता है तो प्लस कर देंगे, घटाया जाता है तो माइनस कर देंगे। जैसा पे यहाँ पे साइन होगा, अगर x प्लस है y प्लस में है तो ये दोनों मल्टीपल होते हैं, तो उसी तरीके से प्लस में होते हैं। माइनस x है माइनस y है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है एक्स वाई की जगह, तो यहाँ पे साइन प्लस आ जाता है, ठीक है। तो हम इस तरीके से मान को रखते हैं। तो चलिए, यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है 50%, तो x की वैल्यू 50 हो गई, प्लस y को भी 50% बढ़ाया जा रहा है तो प्लस 50 इंटू 50 अपान 100, ठीक है। तो आप देखिए 50 50 100 हो गया, प्लस 5 से 25, यानी कि टोटल 125 आ गया, 125% आ गया, ठीक। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका है मित्रों, मान लीजिए कि आपको फार्मूला नहीं याद आया एग्जाम में, तब क्या करें। तब एक एग्जाम्पल से समझते हैं, गौर से समझिएगा कि यह एक क्षेत्रफल है जिसकी बात कर रहा है। अभी इसकी भुजाएं 10-10 दी गई हैं, 50% बढ़ाना है, तो 50% जब हम बढ़ाएंगे तो जो नई भुजा बनेगी, ध्यान रखिएगा, जो नई भुजा बनेगी तो 10 का 50% कितना होगा, 10 का 50% कितना होगा। तो ये देखिए आप कि 10 का 50% 5 होगा, तो यानी कि 50% वृद्धि का मतलब हो गया 10 प्लस 5 बराबर 15, ठीक है। तो ये हो गया आपका 15 15 की भुजा हो गई।
तो पहले इसका क्षेत्रफल कितना था? पहले क्षेत्रफल था 10 गुणे 10 बराबर 100। पहले क्षेत्रफल था 100 और अब भुजा हो गई है 15 और 15 की। तो अब जो क्षेत्रफल है 15 15 225 की हो गई। ठीक है, अब क्षेत्रफल हो गया 225 का, पहले था 100 का। तो मित्रों कितना ज्यादा है? तो 225 माइनस 100 बराबर 125। यही 125% ही तो हमने यहाँ पे भी निकाला है। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। तीन वृत्त दिए हैं जिनके केंद्र क्रमशः ए बी सी परस्पर एक दूसरे को बाह्यतम स्पर्श करते हैं। ठीक है, हमसे यही कह रहा है कि इनके वृत्त एक दूसरे को बाह्यतम स्पर्श करते हैं। ठीक, ठीक है, ये हमारा वृत्त बन गया। अब ये कह रहा है एक दूसरे को बाह्यतम स्पर्श करते हैं। ये हमारा हो गया आपका ए बी और ये हो गया सी। ठीक है, ये हो गया केंद्र ए बी और सी, ये हमको दिया हुआ है। ठीक है मित्रों, देखिए ए बी बराबर 5 दिया है, ये जो ए बी का मान है ये 5 दिया गया है। यह जो बी सी का मान है ये हमको 7 दिया गया है और जो सी ए का मान है ये हमको मित्रों 6 दिया गया है। ठीक है, अब गौर से समझिएगा। तो केंद्र ए वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? तो हम जो यहां से यहां तक की दूरी है, केंद्र ए वाली दूरी है, ठीक है, इसको मान लेते हैं मित्रों x। जो ए वाली दूरी है इसको मान लेते हैं x। ठीक है, x मान लेते हैं, यहां वाले को y मान लेते हैं और यहां वाले को z मान लेते हैं। ठीक है, तो अब गौर से समझिएगा कि जो हमारा केंद्र A है यानी A की त्रिज्या है, A की त्रिज्या हमने माना है x और जो B की त्रिज्या है, B की त्रिज्या को माना है z। तो x प्लस जेड इक्वल टू 5 दिया गया है। ठीक है, फिर इधर से देखिए B और C में देखिए तो z प्लस y, C की त्रिज्या हमने y मान ली है, z की त्रिज्या z मान, B की त्रिज्या z मानी है, तो z प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया है। इसी प्रकार से x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया है। तो मित्रों हम इसको पूरा जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। ठीक है, दो दो बार दिया है, बराबर 7 6 13 5 18। ठीक, दो कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर मित्रों हो गया आपका 18। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा, इधर से 2 से इसको काट दीजिए 9। तो आपका आ गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। ठीक है, अब समझिएगा कि हमको x का मान निकालना है और y प्लस जेड बराबर 7 दिया है, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान है 7 बराबर 9। तो x बराबर 9 माइनस 7, यानी x के मान आ गया 2, x बराबर आ गया 2। तो यानी कि a केंद्र वाले जो वृत्त की त्रिज्या है वह आपका उत्तर आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। ठीक, नेक्स्ट। किसी त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, बीसी बराबर 40 सेंटीमीटर तथा एसी बराबर 41 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज कौन सा होगा? ठीक है, तो देखिए मित्रों, सबसे पहली बात है कि त्रिभुज बनेगा कि नहीं बनेगा, इसको चेक कर लेते हैं। तो सदैव याद रखिएगा कि दो छोटे त्रिभुजों की भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए दिया है 9, यहाँ पे 40, 9 धन 40 बराबर 49, 49 सदैव 41 से बड़ा है, यानी कि त्रिभुज संभव है, त्रिभुज बनेगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। तो यह समकोण है, अधिक कोण है, न्यून कोण है। तो समकोण में देख लेते हैं। तो समकोण में होता है आपका 9, 9 का वर्ग कर दीजिए प्लस 40 का वर्ग कर दीजिए बराबर 41 का वर्ग, यही होना होगा ना, पाइथागोरस में आप देख लीजिए। लंब का वर्ग आधार का वर्ग को जोड़ दीजिए तो आपके कर्ण के वर्ग के बराबर होगा, यही तो समकोण बनेगा। तो ठीक है, चेक कर लेते हैं। 9 9 81 धन 4 चौक 1600 बराबर, इसका हो जाएगा आपका यहाँ पे मल्टीपल कर लीजिए, 1 4 4 16 1 8 6 1। ठीक है, यानी 1681 इसका आ गया।
इनको भी जोड़ दीजिए तो 1681 इनका भी आ गया, 1681 और 1681 यानी कि एक दूसरे के बराबर है। इसका अर्थ हुआ कि यह समकोण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्न प्रेक्षण दिए गए हैं कि माध्यिका होगी, तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो जब मित्रों विषम संख्या दी गई होगी तो विषम संख्या के लिए हम जो माध्यिका निकालते हैं वो माध्यिका होती है n+1/2वां पद। ठीक है, कब? जब विषम क्रम हो। ठीक है, और जब सम क्रम हो तो यही हो जाता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद। ठीक है, वहां पद डिवाइड बाई 2, ये आपका सम पद के लिए हो जाता है। ठीक है, माध्यिका निकालने से पहले इसको हम आरोही क्रम में लिखते हैं। तो चलिए पहले संख्या को हम आरोही क्रम में लिख लेते हैं। आरोही क्रम में लिखिए। सबसे छोटी संख्या इसमें से कितनी है? 25। 25 के बाद आएगा आपका 31, 31 के बाद 32, 32 के बाद 33 34 35 36 37, 37 के बाद 39, 39 के बाद 42, 42 के बाद 43, 43 के बाद 46, फिर 43, फिर 46। ठीक है, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है आपकी। ठीक है, तो हमने कहा अगर विषम है तो n का मान यहाँ पे कितना है? 9 है। 9 एक विषम संख्या है, तो 9 धन 1/2 वहां पद, यानी 9 1 10/2 बराबर 5वां पद। ठीक है, तो 5वां पद इसमें से कौन सा है? 1 2 3 4 5, 5वां पद है आपका 39। ठीक है, 5वां पद है आपका 39, यानी ऑप्शन सी आपका सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। यदि x प्लस 3y इक्वल टू 9 दिया गया है तो x माइनस 5 का होल क्यूब प्लस 3y माइनस 4 का होल क्यूब का मान क्या होगा? यही हमसे प्रश्न में पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा। तो आप यहाँ पे एक चीज को, ऐसे जब प्रश्न आएंगे इन प्रश्नों को बड़ा ध्यान से देखने के बाद एक चीज आप देखिएगा मित्रों, कि जब आप गुणनखंड करेंगे, इनका खोलेंगे, इनको ओपन करेंगे तो ये काफी बड़ा हो जाएगा। तो हम यहाँ से कुछ चीजों को देखते हैं। तो अगर हम यहाँ पे 3y इक्वल टू निकाल लें तो 3y इक्वल टू 9 माइनस एक्स आएगा? आएगा, बिल्कुल आएगा सर। देखिए x माइनस 5 का होल क्यूब हो गया प्लस 3y की जगह हम रख देते हैं 9 माइनस एक्स। कोई दिक्कत तो है नहीं, हमारे प्रश्न में दिया गया है -4 का होल क्यूब। ठीक है, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 का आएगा 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स का होल क्यूब। ठीक, ये हो गया आपका x माइनस 5 का होल क्यूब प्लस 5 माइनस एक्स का होल क्यूब। मित्रों फिर ध्यान दीजिएगा कि x माइनस 5 का होल क्यूब फिर प्लस। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, इसमें हम माइनस कॉमन अगर ले लें तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये -5 प्लस एक्स, इसको हम लिख सकते हैं। देखिएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5 हो जाएगा और माइनस एक्स है, यही तो हमारा है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। फिर देखिएगा x माइनस 5 का होल क्यूब है, इस माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस हो गया, फिर ये हो गया आपका -5 प्लस एक्स का होल क्यूब। ठीक है मित्रों, एक लाइन और लिख लेते हैं समझने के लिए, माइनस x माइनस 5 का होल क्यूब, इसको इस रूप में लिख लें। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा कि x माइनस 5 को आप मान लीजिए a मान लीजिए, तो ये a क्यूब हो गया, माइनस x माइनस 5 को हमने कहा a मान लीजिए, x माइनस 5 को a मान लीजिए। ठीक है, तो a हो गया, फिर इसको भी देख रहे हैं तो ये a हो गया a क्यूब। a क्यूब में से a क्यूब मित्र जब भी जाएगा तो आपका उत्तर 0 मिलेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, वैसे आप, ये तो हमने समझाने के लिए इतना लंबा कर दिया, अदरवाइज आप ऊपर भी एक ही लाइन में इसको सॉल्व कर सकते थे। जब इसको ओपन करके लगाएंगे तो काफी लंबा होगा, बाकी ये आपको समझाने के लिए हमने इतना अच्छे से बता दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर दीजिए। ठीक है,
आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में हमसे कह रहा है कि बढ़ते हुए क्रम में करना है। तो चलिए मित्र, यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। जब कभी भी आपको ऐसे प्रश्न दिए गए होंगे तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो घातांक दिया जाता है, जैसे कि है आपका 2 है, 3 है, 6 है, 4 है, ठीक है। घातांक के रूप में यह दिया गया है ना, 2, 3, 6, 4। इसका एलसीएम निकाल लीजिएगा। तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे आप मित्र, ठीक है, तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे तो 2 दूनी 4, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1, तो 2 दूनी 4 त्याई 12। इसका एलसीएम आ गया 12, ठीक है। इसका एलसीएम आ गया 12। चलिए अब समझिएगा, यह जो एलसीएम आएगा तो संख्या को पहले लिखिएगा। संख्या है 2, तो एलसीएम पे गौर कीजिएगा। एलसीएम को लिखा, घातांक से भाग दिया तो आया कितना, 6। तो जो यह संख्या आएगा, जो मान आएगा, वह हमारा जो करणी में मान होगा उसके पावर कर देना, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप 12 को 3 से भाग देंगे तो आएगा 4, और हमने कहा कि जो करणी में मान है उसी के पावर कर दीजिएगा। उसी तरीके से √6 वाले में जब करेंगे तो 12 में जब 6 से भाग देंगे तो आएगा 2, और जो करणी में मान है यानी 6 की पावर 2 कर दीजिएगा। 6 की पावर 2 कर दीजिएगा। और इसी तरीके से मित्र देखिएगा कि यह संख्या है, तो जब 12 से 4 12 को 4 से भाग देंगे तो आएगा 3, तो यहाँ पे जो करणी में मान है उसके पावर कर दीजिएगा। अब इसको ओपन कर दीजिए। 2 का 6 बार मल्टीपल करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, यहाँ आएगा 64, ठीक है। यहाँ आएगा आपका 3 त्रिका 9 त्रिक 27 त्रिक 81, यहाँ आएगा 36, और यहाँ आएगा 125, ठीक है। 5 गुणे 5 गुणे 5। अब देख लीजिए कौन सी सबसे छोटी संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या है आपकी ऑप्शन 3। 3 वाली सबसे छोटी संख्या है। उससे बड़ी संख्या कौन सी है, मतलब 36 सबसे छोटी है। फिर इससे बड़ी संख्या है 64, यानी ए वाला कूट 1 आपका है। फिर कौन सा है, फिर आपका है 81, यानी कूट 2 है। फिर है आपका कूट 4। तो देखिए कहाँ पे यह वाला फॉलो कर रहा है, इस ऑप्शन को आप मिला लीजिए, तो यह ऑप्शन आपका मैच कर रहा है ऑप्शन डी। ओके मित्र, ऑप्शन डी आपका सही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट। कोई व्यक्ति 20 रुपए में 25 सेब की दर से सेब खरीदता है तथा उन्हें 25 रुपए में 20 सेब की दर से बेच देता है, तो उसे प्रतिशत लाभ क्या होगा, ठीक है। तो देखिए वह 25 सेब कितने में खरीदता है, 20 रुपए में। तो एक सेब कितने में खरीदता है, तो एक सेब खरीदता है 20/25 रुपए में, ठीक है। इसे कट कर दीजिए, 5 से 5 चौक 20, 5 6 25, यानी 4/5 रुपए में। ये क्या है, खरीदता है, इसकी कास्ट प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस देखिए, तो कह रहा है कि 20 सेब वह बेचता है कितने में, 25 रुपए में, ठीक है। तो एक सेब कितने में बेचेगा, 25/20 रुपए में, ठीक है। इसको भी कट कर दीजिए, 5 6 25, 5 चौक 20, यानी कि आ गया आपका 5/4 रुपए में। ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो जो परसेंटेज लाभ होता है, परसेंटेज प्रॉफिट जो होता है, लाभ होता है, वो होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस अपान कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब सेलिंग प्राइस दिया है 5/4 माइनस कास्ट प्राइस दिया है 4/5 बटे कास्ट प्राइस 4/5 इनटू 100। इन्हें हम क्रॉस मल्टीपल कर देते हैं, तो ये हो गया आपका 25 माइनस 20 बटे 20 बटे 4/5, ठीक है, इनटू 100। ये 4/5 ऊपर जाएगा और उल्टा हो जाएगा। 25 में से 20 गया मित्र, 25 में से 20 गया, आ गया 5, यानी आ गया 5/20 गुणे, ये उल्टा हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा गुणे 100, ठीक। 20 पंजे 100,
5 से 25 पंजे 125, 125 भागे 4, 125 भागे 4। ठीक है, ये दिया गया है। 5, सॉरी यहाँ पे मित्र गलत हो गया हमारा, 5 से 25 माइनस 4 चौक 16, यहाँ जो हमने 20 लिख दिया था ये 16 है। ठीक है, तो 25 में से 16 गए, आता है यहाँ पे 9। ठीक है, ये 9 हो गया, तो यहाँ पे इस लाइन में सही है, ये 9 है। तो ये हो गया आपका 9 पचे 45, 45 गुणे 5 बटे 4। ठीक है, तो इसका आप मल्टीपल कर दीजिए आगे, तो 5 से 25 का 5, हाथ में आए 2 और 5 चौक 20, 2 22, 225 बटे 4, 225 भागे 4 कर दीजिए, तो 4 पंचे 20, 2 5, 4 छक 24, 1.0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 26.25, 56.25। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में अपने की 3 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों के बाद राशि 9 गुनी हो जाएगी? देखिए मित्रों, जब इसको हम फार्मूले बेस पे लगाएंगे तो ये काफी बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है, जिस ट्रिक को हम समझेंगे और वो हमेशा काम करेगा, कहीं पे भी होगा। ठीक है, आपसे कह रहा है कि 3 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 3 गुना। तो ये जो गुना वाला हिस्सा होता है, ठीक है, इसको हम ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे कह रहा है कि कितने वर्ष में 9 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहला वाला गुना दिया गया होता है उसी के गुणनखंड के रूप में हम इसको करते हैं। तो 9 का जब गुणनखंड करेंगे तो यह 3 गुणे 3 हो जाएगा, 3 त्रिका 9। इसको हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यही जो स्क्वायर आया है, जैसे यहाँ पे समझिएगा कि जो स्क्वायर आया है, तो स्क्वायर में जो 2 आया है, ठीक है, 2, 3 की पावर 2, यही 2 है, इस साइड में ले आके वर्ष के साथ गुणा कर दीजिएगा। ठीक है, पहले वर्ष के साथ गुणा कर दीजिएगा, तो 3 दूनी 6 बराबर 6 वर्ष आएगा इसमें। ठीक है, अब समझिएगा मित्रों, इसी में और चीजें, मान लीजिए यहाँ पे आपसे कह रहा है 27 गुना, मान लिया 27 गुना कह रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 की पावर 3। तो यही 3 जो है, यह 3 वर्ष के साथ हम मल्टीपल कर देते हैं, तो यानी कि यहाँ पे 9 वर्ष आ जाता। ठीक है, 9 वर्ष आ जाता, यही उत्तर हमारा 9 वर्ष हो जाता। तो ध्यान रखिएगा, गुना गुना को हम वर्ग के रूप में लिखते हैं, और जो इसका घात होता है उसी घात को वर्ष के साथ गुणा कर देते हैं, तो उससे हमें हमारा समय प्राप्त हो जाता है। यह एक बेहतर समझने का तरीका है, शार्ट तरीका है, यह सभी जगह यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों में लगता है। ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अधोलिखित कथनों पर विचार करना है कि एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 8 का एक गुणनखंड x प्लस 3 है, और दूसरा है का एक गुणनखंड x माइनस 2 है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? यही हमें ऑप्शन दिया गया है। देखिए, इसका गुणनखंड निकालने का सबसे आसान तरीका जो होता है वह होता है कि जो प्रश्न दिया गया है, ठीक है, जो प्रश्न दिया गया है उसी प्रश्न में जो गुणनखंड दिया गया है उसी से भाग दे देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। भाग दे के देखते हैं कि क्या यह सही है या गलत। एक्स बार पहले ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर बार, एक्स स्क्वायर का एक्स से गुणा करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब, फिर 3 का एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो आएगा 3x स्क्वायर, प्लस में है, हम साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये तो कट गया, यहाँ आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, फिर बचा प्लस 3x। ठीक है मित्रों, अब देखिएगा कि यहाँ माइनस एक्स है, माइनस एक्स स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पे हम माइनस एक्स से गुणा करेंगे, माइनस एक्स बार ले जाएंगे, तो माइनस एक्स से जब एक्स का गुणा करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस 3x आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे हम साइन चेंज कर देते हैं, तो साइन चेंज करेंगे तो एक्स स्क्वायर कट गया, ये आ गया आपका 336x। ठीक है,
प्लस 8 आ गया। अब देखिएगा मित्र, x तो यहाँ पे है, तो यानी कि इसका अर्थ यह हुआ कि हमको, सॉरी, इसका अर्थ यह हुआ कि हमको यह 6 बार ले जाना होगा। ठीक है, हमको यह 6 बार ले जाना होगा। तो 6 बार जब आप ले जाएंगे तो देखिएगा +6, ये 6 बार ले जाएंगे, तो 6 बार जब आप ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 6x + 6 × 18। अगर यह यहाँ पर 8 की जगह 18 होता तब तो यह कट जाता, यह कट जाता तो इसका मतलब है कि x + 3 इसका गुणनखंड होता। यहाँ पर यह नहीं कट रहा है, शेष आ रहा है इसमें। जैसे यहाँ पे ये जब हमने साइन चेंज किया तो 6x 6x कट गया, यहाँ -10 शेष फल आ रहा है। शेष फल अगर आ रहा है तो x + 3 इसका गुणनखंड नहीं है, यानी कि पहला वाला हमारा गलत है। बिल्कुल इसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी चेक कर लेते हैं। तो जब हम दूसरे वाले को चेक कर लेते हैं, ठीक है, x² बार इसको भी ले गए तो यहाँ पे हो गया आपका x³ माइनस 2x², साइन चेंज कर दिए, यह कट गया। ठीक है, इसमें बड़े वाले घातांक को हम पहले कट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा मित्र, आ गया आपका 4x² + 3x। अब x तो यहाँ पे है ही, यानी x बार 2x 4x टाइम हम ले जाते हैं, 4x टाइम हम ले जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x² प्लस प्लस, और यहाँ पे माइनस है, -2 तो ये माइनस हो जाएगा, -4 दूनी 8x। ठीक है, साइन हम चेंज कर देते हैं मित्र, साइन चेंज कर देते हैं तो यह कट गया, यह हो गया आपका 8 3 11x। ठीक है, प्लस 8 आ गया। अब देखिएगा x है 11 बार जा रहा है तो +11 बार हम ले जाएंगे जब, तो यहाँ तो 11x आ जाएगा, -22 आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे साइन चेंज करके तो यह कट गया, यहाँ पे 30 शेष आ गया। तो अगर यहाँ पे भी शेषफल प्राप्त हो रहा है तो इसका अर्थ है कि इस इक्वेशन का x - 2 गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है, न तो 1 और न ही 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। आपसे कह रहा है कि x² - 1 अपान x + 1 प्लस x³ - 1 अपान x² प्लस x + 1 का सरलतम रूप क्या होगा। ठीक है मित्रों, तो देखिए, आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यह आपको x² - 1² के रूप में दिखेगा, x² - 1² के रूप में दिखेगा। तो इसको हम x - 1 और x + 1 तो लिख ही सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, लिख लेते हैं, x - 1 x + 1 अपान x + 1 प्लस, यह देखिएगा x³ - 1³ तो उसको हम लिख ही सकते हैं, x³ - 1³ लिख सकते हैं, एक का क्यूब कर ही सकते हैं। तो जब इसको हम ओपन करेंगे तो यह x - 1 और दूसरे कोष्टक में x² + 1 प्लस x, तो इसका गुणनखंड होगा a³ - b³, एक कोष्टक में a - b, दूसरे कोष्टक में a² + b² + ab। तो बिल्कुल उसी तरीके से फिर हमारा नीचे दिया गया है x² + x + 1। गौर से देखिएगा मित्रों, तो यह इससे कट गया, यह भी इससे कट गया, तो यह आपका बचा x - 1 प्लस x - 1। तो ये हो गया आपका 2x - 2, जिसमें से 2 कॉमन ले लिए आप, तो आपका बचा x - 1, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। समीकरण 9x² - rx प्लस 81 बराबर 0 के मूल समान होंगे यदि r के मान हैं। तो देखिएगा द्विघात समीकरण, जो हमारा द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 में का फॉर्म होता है, इसमें जो विवेचक होता है, विवेचक d, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट 0 कब होगा, जब मूल समान होंगे। ठीक है, तो d = होता है b² - 4ac। ठीक है, तो जब d 0 हो जाएगा, मूल समान है, मूल समान होने पे d 0 होता है, तो d 0 हो जाएगा b² - 4ac, इसका मतलब है b² = 4ac। देखते हैं कौन इसको
इसको फॉलो करता है। इसी फार्मूले पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिएगा यहां से बी की वैल्यू कितनी है, आर है। ठीक है, माइनस आर है, तो माइनस आर का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 4। ए की जगह कितना है, 9 है, और सी की जगह कितना है, 81 है। ठीक, हम कंपेयर करके निकाल लिए। माइनस आर का वर्ग आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर, इसका हम गुणनखंड कर देते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब आर बराबर हम निकालेंगे तो यह रूट में चला जाएगा। जब हम आर बराबर निकालेंगे तो ये सारी संख्या हमारी रूट में चली जाएगी। ठीक है, और जब रूट से बाहर निकालेंगे तो हम दो दो का जोड़ा बना के एक संख्या को बाहर निकालते हैं। तो देखिएगा ठीक, यही आएगा, तो इसका आप मल्टीपल कर दीजिए। तो ये हो गया आपका, दोते हैं 6 9 54 प्लस माइनस 54। ठीक, यही आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। ठीक, चलिए नेक्स्ट। यदि x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 5 दिया है तो x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 का मान हमसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए मित्रों इसको सॉल्व करते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, तो हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, 2ab बराबर 5 से 25। ठीक, x से x कट गया, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर 25। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 25 इधर है, 2 इधर चला गया, 25 में से 2 गया, 23 आ गया। ठीक, फिर हम अब दोनों पक्षों का फिर वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पे मित्रों फिर हो गया आपका x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 23 का स्क्वायर। 23 का स्क्वायर होता है आपका 529। ठीक है, 529, एक्स स्क्वायर कट गया, यानी एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 बराबर 2 इधर प्लस में है, 2 इधर प्लस में है, क्योंकि ये तो कट के 1 हो गया, 2 प्लस में है, 2 उधर चला जाएगा माइनस, 529, 529 माइनस 2। ठीक है, 529 माइनस 2 माइनस यानी 527 आ जाएगा। ठीक, आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमसे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पे हमें विचार करना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या होती है। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा कि हम आपको बता दें कि पहले प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक, तो देखिए प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर वह है कि जिन संख्याओं से गिनती का काम किया जाता है उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो शून्य है हमारा, जीरो है, यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक ये हमारे अनगिनत होते हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक, और आप जान लीजिए कि प्राकृतिक संख्या हो गया। वास्तविक संख्या आप जान लीजिए कि वास्तविक संख्या रियल नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, रियल नंबर। तो रियल नंबर जो परिमेय होता है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इन्हीं के सम्मिलित रूप को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, परिमेय और अपरिमेय के वास्तविक रूप को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। जिन संख्याओं को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं और जहां पे q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं के हमारे जो एग्जाम्पल हैं, माइनस में भी संख्याएं जो होती हैं उनके भी एग्जाम्पल हैं, शून्य भी है, 1 2 3, 1/2, 1/3, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये सब सारी संख्याएं हमारी परिमेय संख्याओं के रूप में होती हैं। अपरिमेय संख्याएं वह हैं कि जो वास्तविक संख्याएं परिमेय नहीं हैं
ऐसी वास्तविक संख्याएं जो परिमेय नहीं है उन्हें हम अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय का संख्याओं का निरूपण न तो आवर्ती दशमलव के रूप में किया जा सकता है और न ही इन्हें दशमलव के नियत स्थान पे लिखा जाता है। जैसे एक पाई है हमारा, पाई पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। पाई का मान 22/7 लगभग में होता है मित्रों। ये मत कह दीजिएगा कि पाई एक परिमेय संख्या है, पाई आपका अपरिमेय संख्या है, ठीक है, यह वास्तविक मान नहीं है, लगभग का मान वास्तविक मान नहीं है, इसलिए वह आपका अपरिमेय है। जो, ठीक है, और समझिएगा अपरिमेय में कौन आते हैं? जो रूट की संख्याएं हैं वो सब आपकी अपरिमेय में आती हैं, ठीक है, अपरिमेय में आती हैं। तो और क्या है आपका? वास्तविक हो गया, परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, और आपका एक संख्या है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? ठीक है, पूर्णांक किसे कहते हैं? इंटीगर्स किसे कहते हैं? जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के साथ दर्शाया जाता है तो इनसे बने समूह को पूर्णांक कहते हैं। जैसे -2, -3, -2, -1। जीरो भी आपका पूर्णांक संख्या है, इंटीगर है, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये आपके पूर्णांक हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कथन की ओर। कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। गलत है, क्योंकि देखिएगा अभी एक अपरिमेय था पाई, पाई का मान 22/7 लगभग में होता है और यह लगभग का मान कभी भी वास्तविक संख्या नहीं हो सकता, इसलिए प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह गलत है, ठीक है, यह गलत है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल, हमने कहा कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के मेल को ही हम वास्तविक संख्या कहते हैं, तो यह हमारा सही है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल, वास्तविक संख्या वह है जो संख्याएं हैं जिन्हें गिनी जा सकती हैं, जिनका कोई मान लगभग में ना हो। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या हैं, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्याएं भी जो हैं जिनकी हम गिनती कर सकते हैं वह एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल है। प्रत्येक पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है, जी बिल्कुल है, प्रत्येक पूर्णांक भी आपका एक वास्तविक संख्या है। यानी कि ऑप्शन ऑप्शन यहाँ पे मित्रों आपका ऑप्शन जो है 22 का जो होगा, ऑप्शन बी। 1 मिनट, 1 3 4। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, सॉरी मित्रों गलती हो गई, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, जी बिल्कुल, बिल्कुल है, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं दोनों एक वास्तविक संख्या होती हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही है, ऑप्शन ए आपका सही है। और जो ऑप्शन बी है दूसरा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होती है, यह गलत है, क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, ठीक है, वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं, इसलिए ऑप्शन दूसरा हमारा गलत होगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है, बाकी सब सही था, यही पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, ठीक। चलिए नेक्स्ट। एक समद्विबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं दी गई हैं, x+1, 9 - x, 5x - 3 से निरूपित की जाती हैं, ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं? तो देखिए मित्रों, समद्विबाहु त्रिभुज की बात की जा रही है आपसे, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की बात की जा रही है। समद्विबाहु त्रिभुज वह है कि जिनकी दो भुजाएं समान हो, ठीक है, जिनकी दो भुजाएं समान हो उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। हमें 3 मान दिया गया है, 3 मान दिया गया है, तो इसमें से 2 का मान बराबर आना चाहिए, तीसरी संख्या भिन्न आनी चाहिए। चलिए x का मान हम रख के देख लेते हैं, माना x बराबर 1, तो x बराबर 1 जब x+1 में रखते हैं तो यह आ गया आपका 2। 9 - x में रखते हैं तो यहाँ पे आ गया 9 - 1, 9 में से 1 गए 8 आ गया, ठीक है, और जब 5x - 3 में रखते हैं तो 5 × 1 = 5,
5 में से 3 गया, आ गया आपका 2। ठीक है, एक तो ये आ गया। अब x बराबर 2 रख के देख लेते हैं। x बराबर 2 जब हमने रखा तो x प्लस 1 में तो हो गया x की जगह 2, 2 1 3 आ गया। 9 माइनस एक्स में x बराबर 2 रख रहे हैं तो 9 में से 2 गए, आपका आ गया 7। और 5x माइनस 3 में x बराबर 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए, आ गया आपका 7। ठीक, x बराबर 3 रखने पे देखते हैं तो x प्लस 1 की जगह रखेंगे तो 3, 3 धन 1 बराबर हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और यहाँ पे 9 माइनस x में x बराबर 4 रखेंगे तो 9 माइनस 4, 9 माइनस 3 बराबर आ गया 6। ठीक है, और 5x माइनस 3 में 3 रखेंगे तो 5 3 15, 15 में 3 गया, आ गया आपका 12। ठीक है, तो मित्रों ध्यान से देखिएगा आप, तो यहाँ पे आपको एक चीज मिलेगा, सॉरी यहाँ पे x बराबर, हाँ फिर से चेक कर लेते हैं। x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर 1 धन 1 बराबर 2, 9 में से 1 गए 8, और 5 1 कम 5, 5 में से 3 गए 2 आ गया। ठीक है, तो इसमें देखिएगा कि दो भुजाओं के मान 2 2 समान आ रहा है, एक अलग आ रहा है। ठीक, x प्लस 1 x बराबर 2 रखने पे हमने क्या चेक किया कि 2 और 1 आ गया 3, और 9 में से 2 गए, आ गए 7, और 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए 7। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि दो भुजाएं हमारी समान आ रही हैं। ठीक है, दो भुजाएं हमारी समान आ रही हैं, एक भुजा हमारी अलग आ रही है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं, तो ऐसे आपके दो त्रिभुज संभव हैं। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, क्योंकि देखिए इसमें मैच कोई भी नहीं कर रहा है, इसमें सब भिन्न भुजाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि एक बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमाएं क्रमशः 10 और 40 हैं, तो वर्ग का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। वर्ग का मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए मित्रों आपको कुछ नहीं करना है, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़कर 2 से भाग दे देना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 25। ऑप्शन ए आपका सही है। चलिए नेक्स्ट। दो गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है आपको 9 संबंधे 4 में, तो उनके आयतनों का अनुपात आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए पृष्ठ क्षेत्रफल का, गोलों के पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दो गोले हैं तो एक का मान लेते हैं r1, 4 पाई r1 स्क्वायर बटे 4 पाई r2 स्क्वायर। ठीक, बराबर 9/4 दिया गया है। 4 पाई से 4 पाई कट गया, r1 स्क्वायर बटे r2 स्क्वायर बराबर 9/4, तो r1 बटे r2 बराबर अंडर रूट 9/4। जब इसको हम बाहर निकालेंगे तो ये 3/2 आएगा। ठीक है, r1 बटे r2 बराबर 3/2 आ गया। यहाँ पे आयतन होता है 4/3 पाई r1 क्यूब बटे 4/3 पाई r2 क्यूब। 4/3 पाई 4/3 पाई कट गया, तो यहाँ पे आप मित्र देखेंगे कि r1 बटे r2 का होल क्यूब बराबर हमें निकालना है, यही हमको निकालना है। तो r1 बटे r2 बराबर 3/2 दिया है, इसका होल क्यूब कर दीजिए। तो होल क्यूब करेंगे तो आपका 3 गुणे 3 गुणे 3 अपान 2 इंटू 2 इंटू 2 आ गया। इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो आ गया आपका 27/8। ठीक, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही उत्तर होगा। ठीक, चलिए आज इतना ही, बाकी हम और भी 25 प्रश्नों का विश्लेषण आपके साथ अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जो मित्र हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि इस बार यूपीपीसीएस सीसैट के पेपर में किसी भी तरीके से असफलता ना मिले। यहाँ पे आपको सभी विषयों का, सीसैट के सभी पार्ट्स का इसी तरीके से विश्लेषण मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ऑन ट्रैक से भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल आईडी studiontrack3@gmail.com पर हमें सुझाव दे सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पे प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।